बचपन का प्रेशर, भारत का प्रेशर या पेरेंट्स का ये प्रेशर? What are we raising? Are we raising children and adults? Or we are putting our children into a deprived state and failure? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो। बच्चा होता है कुछ बचपन से ही शुरू हो जाते हैं कि बड़ा होके क्या बनेगा, अच्छा ये बनेगा, अच्छा आर्किटेक्ट बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि पता है कि आगे प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ आपकी मार्कशीट ही चलती है। मार्क्स इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। ये तो डॉक्टर चाहता है उसका बच्चा डॉक्टर ही बने। इवन मेरे को कई बार लगता है कि माँ बाप अपने अधूरे सपने अपने बच्चे के ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं। एक तो बच्चा अपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी पे ले लेता है, यू नो, हिज आइडेंटिटी क्रैशेस। ये फेल्यूर इज एन इवेंट नॉट अ पर्सन। तो कोई बच्चे का जो आइडेंटिटी है, अगर उसको बच्चा अगर खुद भी जोड़ लेता है अपने आइडेंटिटी के साथ, तो ये बहुत बड़ा गलती है। क्योंकि कोई भी इंसान का जीवन में कोई इंसिडेंट हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है, वो इंसान फेलियर नहीं होता है। Thank you for tuning in. Today we're going to discuss a very important topic which is an eye-opener for a lot of people. Though we all know it, there are a lot of movies made onto it, protests, counseling. Internalized is a system, but still we fixate to it. There is a pressure we build on our children. For today's discussion, we have Mr. Joydeep Chatterjee with us, who's been an academic coach. Nurturing, teaching, counseling and motivating children just not to find their passion, but to find beyond it. Let's welcome Joydeep with us. Hi Joydeep, and thank you so much for honoring our stage. थैंक यू नन और इनवाइटिंग मी। Joydeep जी, आप एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है जब हम बच्चों की बात करते हैं. It always comes to me when I remember about movie Three Idiots. You know, there's a scene there with Amir Khan says कि बॉस अंदर ही रहो, इंजीनियर डॉक्टर बनने की रेस में मत आइए. तो वो एक हंसी भी देता है. हम लोग उस टाइम उस मोमेंट से बहुत प्रेरित होते हैं. वी गेट इंस्पायर्ड एंड वी थिंक यह तारे ज़मीन पर है. हम एक मोटिव, एक वहाँ से लर्निंग लेकर आते हैं. बट देन एज पेरेंट्स व्हेन वी फुट इन उस फुट में आते हैं तो हम अपने बच्चों को या तो इंजीनियर के रूप में देखते हैं या डॉक्टर के रूप में देखते हैं. आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए और फिर विल डिस्कस दिस टॉपिक. मैम, पिछले 20 ईयर्स से मैं एज एन एकेडमिक कोच मैं गाइड कर रहा हूँ IIT एस्पिरेंट्स को, और उसके साथ साथ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ. तो मेरा और एक काम जो चलता है पैरेलली, वो बच्चे को मोटिवेट करना. क्योंकि आज के डेट पे जो कंपटीशन का माहौल है, तो बच्चों के जो इमोशनल सपोर्ट के लिए उसको मोटिवेट हमेशा करते रहना चाहिए. तो मेरा और एक काम है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर. जब हम एक पेरेंट बनते हैं तो क्यों हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 9th स्टैंडर्ड से ही इस रेस में लग जाए कि भाई एक हायरार्की है हमारी सोसाइटी में. इस स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास जो मैं चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस को पता लगे, और यू नो वी शुड रियली फॉलो कि हम इसको अभी भी क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्यों हम मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं. पिछले 5 साल में सुना है कि कोटा में कम से कम 100 बच्चा मरा है, suicide. Then we take about India NCR. According to that, 13,000 students. Who is responsible for this? And especially from engineering and medical aspirants. यस मैम, और 2023 में कोटा में 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था. और 2018 में अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से इंडिया में सुसाइड रेट अमंग द स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा था. और आज भी वही स्थिति है, बहुत ज़्यादा उसमें सुधार हुआ नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. और जो क्वेश्चन आप पूछ रही हैं कि पेरेंट्स का जो एक सोचने का जो अंदाज होता है कि जब तक IIT JEE या नीट में बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि देखिए, ऐसा है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो. और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया है, एक बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है, मैं कहना चाहूँगा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम ना औषधम
अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभः। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई लेटर नहीं है जिससे कोई मंत्र ना बन सके, ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसके अंदर कोई मेडिसिनल क्वालिटी ना हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर भी टैलेंट ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्वर्ड गार्डनर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन पे एक थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी ऑल्सो हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ आपको इंटेलिजेंस होता है, बस ये पेरेंट्स इनके बारे में जानते ही नहीं है। तो जो पेरेंटिंग का बात है, दो तरह के पेरेंटिंग होता है, एक होता है कॉन्शियस पेरेंटिंग, एक होता है अनकॉन्शियस पेरेंटिंग। तो अब जो भी पेरेंट्स ये बिलीव करते हैं कि बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है आईटी जेई या नीट के अलावा, तो मैं कहूँगा ये एक तरह से अनकॉन्शियस पेरेंटिंग है। इस कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पेरेंटिंग को हम थियोरेटिकली तो बहुत अच्छे से जानते हैं, Yeah. बट जब इम्प्लीमेंटेशन और अपने बच्चे पे बात आती है तो डॉक्टर चाहता है उसका बच्चा डॉक्टर ही बने। इवन मेरे को कई बार लगता है कि माँ बाप अपने अधूरे सपने अपने बच्चे के ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, या एक सोसाइटल वैल्यू के लिए कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है या सीए है, कुछ हायरार्की सी है हमारे सिस्टम। क्या ये हायरार्की सिर्फ इंडियन सिस्टम में दिखती है आपको या कहीं ग्लोबल? देखिए ग्लोबली ये बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। जो स्टैटिस्टिक्स जो है ये पाया गया है कि एशियन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि हमारे जो वैल्यू सिस्टम है और उन लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो ये ज़्यादातर जो केसेस है ये एशियन कंट्रीज़ में जाता है। हम हर एकेडमिक ईयर जब ख़त्म होता है तो जब जेई का एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है या एडवांस जेई का आता है तो हम एक ही चीज़ देखते हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है। मतलब मैं अपना एजुकेशन जब याद करूं तो 85% मानते थे कि बहुत, मतलब हाँ, आज तो 98-99%। और जेई के लिए जो कंपटीशन का लेवल है हमेशा एक बेंचमार्क बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम अपने बच्चों को एक रोबोटिक, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में बड़ा कर रहे हैं जिसमें उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है? आपका ये जो बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चों का ये बहुत ज़रूरी है। और आज के ये जो दौर है कंपटीशन का, तो कहीं ना कहीं ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर ये होता तो जितने बच्चे का सिलेक्शन होता ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप आगे भी आप देखेंगे कि उसमें से सारे बच्चे सक्सेसफुल लाइफ लीड करते। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे आगे भी देखा गया है कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो लाइफ के जो प्रेशर है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में आती है। 95, 98, 99 मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आना, मतलब देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब हम एक लेवल बना दिया कि 99 तो हम एक कहते हैं ना फिक्स एनवायरनमेंट ऑफ सेटअप ऑफ एजुकेशन सिस्टम लगता है हमारा या स्कूल्स की तरफ से कि बस दिखाने के लिए, एक शोकेस करने के लिए हम उन नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। और 98, 99 का मतलब है कि बच्चा इसके बाद तो और कुछ बेस्ट नहीं कर सकता। इस पे आप क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो है आपका, मैंने एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए ये मार्क्स का मतलब जो क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन एक जो डेवलपमेंट होता है या जो थिंकिंग लेवल पे भी जो डेवलपमेंट होता है, एक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है वो बियॉन्ड द मार्क्स है। वो बच्चा आप ये देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है वो बहुत सारे उनमें से ऐसे भी हैं कि जो कॉलेज ड्रॉप आउट है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो बियॉन्ड द सिलेबस की बहुत सारी चीज़ को समझा। ये बहुत ज़रूरी है कि बियॉन्ड द सिलेबस जाके आपको देखना है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, लोगों के क्या प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो इनोवेटिव आइडियाज़ के प्रति भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का। तो मार्क्स इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। दैट्स राइट जॉयदीप, कि मार्क्स सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होते। हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा और अदर पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग कम्स टुगेदर कि हम एज एन इंडिविजुअल कितने प्रोग्रेसिव हैं। पर जब हम बच्चा होता है तो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं कि बड़ा होके क्या बनेगा, अच्छा ये बनेगा, अच्छा आर्किटेक्ट बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि पता है कि आगे प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ आपकी मार्कशीट ही चलती है, क्योंकि आपका फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग तो आपका मार्कशीट से ही है।
आप बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस को ले लीजिए, तब भी यही क्राइटेरिया, तो बच्चा और पेरेंट्स उसी रेस में लग जाते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस एक प्रोफेशन से, प्रीमियम कॉलेजेस से ही आती है। जेईई में ये रैंक, नीट में ये क्लियरेंस, यूपीएससी का कर लीजिए, क्लैट का कर लीजिए। तो इसको हम कैसे अपनी सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं कि इवन इफ बच्चा फोटोग्राफर बनना चाहता है, उसमें भी सक्सेस है, उसमें भी नाम है। या तो वो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, या तो वो अभी हाईलाइट नहीं हो पाए हैं। तो इसके थ्रू आप पेरेंट्स को क्या गाइडेंस या क्या पॉइंट देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो बच्चा इंजीनियर बनने के लिए ही आया है इस दुनिया में, क्योंकि हर एक इंसान का इस दुनिया में एक पर्पस होता है, और जो डॉक्टर बनने के लिए आया हुआ है, तो उस तरह के जो बच्चे हैं वो तो इंजीनियरिंग में जाएंगे या मेडिकल में जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं बन पा रहा है, जैसे कि 23 लाख बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम दिया 2025, लेकिन अब सिलेक्शन कितने बच्चे का होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, सबको मिला के 1.2 लाख का सीट्स है, तो बाकी बच्चे का क्या कोई वर्थ नहीं है? ये चीज़ हमें सोचना है। तो एक जो मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स है, उनका तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, ये चीज़ हमें देखना है। कि यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई एंट्रेंस में कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए भी कोई ना कोई लाइन ऑलरेडी डिसाइडेड है। वो डिपेंड करेगा बच्चे का ट्रेड के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। अगर बच्चे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे तो बहुत अच्छा वो सक्सेसफुल बनेगा लाइफ में। ये चीज़ है। परफेक्ट। इससे मैं 3 पॉइंट्स निकाल के लेकर आ रही हूँ। एक तो बच्चा अपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी पे ले लेता है, हिज आइडेंटिटी क्रैशेस। नंबर 2, जितना हमारे पास कंपटीशन है, मतलब जितना हमारे पास बच्चा है, उतना तो हमारे पास सीट ही नहीं है। तो ये हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है कि सिस्टम में जब हमारे पास इतना सीट नहीं है लेकिन इतना बच्चा, तो हम बाकी बच्चे को कहाँ भेजें? तो आपका बच्चे के ऊपर ऑलरेडी वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि एक सीट के लिए 50 बच्चा लड़, there's a fight. थर्ड थिंग व्हाट आई सी, आइडेंटिटी हो गया, हमारी सिस्टम पे हो गया। थर्ड हमारे पेरेंट्स पे है, हमारी सोसाइटी पे है। तो आप मुझे एक एक करके इन पॉइंट्स पे बताइए, क्या फेलियर बच्चे की आइडेंटिटी फेलियर है? क्या बच्चा फेल हो जाता है, उसकी इंडिविजुअलिटी फेल हो जाती है कि वो डिप्रेशन, सुसाइड, दे हैंग देमसेल्व्स, दे जंप फ्रॉम द स्टोरीज? इसमें हाउ डू यू वांट टू से, और बच्चों को क्या देना चाहिए, या बच्चों को क्या बच्चे कमज़ोर हो गए हैं? देखिए, इस बारे में मुझे एक बहुत अच्छा कोटेशन याद आ रहा है मोटिवेशनल स्पीकर जिगलर का, कि फेल्यूर इज़ एन इवेंट नॉट अ पर्सन। तो कोई बच्चे का जो आइडेंटिटी है, अगर उसको बच्चा अगर खुद भी जोड़ लेता है अपने आइडेंटिटी के साथ, तो ये बहुत बड़ा गलती है। क्योंकि कोई भी इंसान का जीवन में कोई इंसिडेंट हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है, वो इंसान फेलियर नहीं होता है। अगर उससे लर्निंग लिया जाए, तो सबसे पहले कि आइडेंटिटी को, अपना आइडेंटिटी को फेलियर के साथ बिल्कुल भी जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी को चेंज करेंगे तो रियलिटी चेंज हो जाएगा। क्योंकि फेलियर एक इवेंट है लाइफ का, ये चीज़ को समझना है। और मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे में ये सुइसाइडल थॉट्स अगर आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो सारे स्टूडेंट से, आप लोग एक बार अपने अंदर में झांक के देखिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और आप लोग एक पर्पस के साथ आए हैं। सक्सेसफुल होना ही हमारा मकसद नहीं है, पर्पसफुल होना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर पर्पसफुल, ऑटोमेटिकली यू विल बी सक्सेसफुल। अपने पर्पस को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बच्चा इस एक ट्रैप में फंस जाता है कि वो ईयर 9 से जब वो 14-15 साल का होता है, ही स्टार्ट्स गोइंग फॉर ऑल 6 आवर ट्रेनिंग्स एंड काउंसलिंग, कोचिंग क्लासेस फॉर जेई। वैसे जेई और नीट की बात नहीं करूँगी, और भी बहुत कुछ है। तो बच्चा उस ट्रैप में जब फंस जाता है, तो कहते हैं ना कि इवन हमने महाभारत में देखा कि वो फंस गया, मगर उसको बाहर निकलना नहीं आया था। वो बाहर निकलने का रास्ता पेरेंट्स या सोसाइटी उसको नहीं देती, वो फ्रीडम नहीं देती है कि तूने अगर नहीं बनना
तो तू मना कर, Yes. मूव आउट ऑफ इट, नॉट टू गिव लाइफ. Yes. योर लाइफ इज वैल्यूएबल. आपकी प्रोफेशनल डेजिग्नेशन या प्रोफेशनल आइडेंटिटी से आपकी लाइफ नहीं बनती है. Yes. तो पेरेंट्स को और बच्चे में एक और रिलेशनशिप, या पेरेंट्स कि बच्चे में और टीचर्स में, काउंसलर्स में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, एक ओपन एनवायरनमेंट हम कैसे इनकलकेट करें अपने बच्चों में? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि ये जो प्रॉब्लम है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है इग्नोरेंस. हमें जैसे हमारे जो एंसेंट इंडिया है वहाँ पर दो तरह के मतलब एजुकेशन सिस्टम्स था, दो तरह के. एक को हम लोग कहते थे पराविद्या, एक था अपराविद्या. एक में क्या था, वर्ल्डली जो नॉलेज था ये आउटर वर्ल्ड में सक्सेस होने के लिए, और एक था कि सेल्फ नॉलेज, हर लेवल ऑफ नॉलेज. तो बच्चे को तो ये चीज़, ये पेरेंट्स को भी समझना है कि खाली हम लोग जो एम्फेसिस दे रहे हैं कि बाहर के दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन एक बच्चे का जो आइडेंटिटी का बात आपने किया था कि इसके बारे में भी हमारे पहले यहाँ पर जो सिस्टम था उसमें सिखाया जाता था, बहुत बहुत पहले. तो हम लोग सारी चीज़ भूल चुके हैं. यहाँ पर कभी भी, मतलब हमारे जो संस्कृति है यहाँ पर कभी भी एक बच्चे को कमज़ोर नहीं माना गया है. हम लोग पहले बच्चे को बता देते हैं कीवर्ड नथिंग, जब तक आप ये चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर लेते. लेकिन हमारे यहाँ पर जो सिस्टम था बिल्कुल उल्टा था. यहाँ पर ये कहा जाता था कि आप ही सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग. आप वेदास में जो महावाक्यम है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, वेदास में जो 4 महावाक्यम है वहाँ पर भी यही चीज़ है, वहाँ पर भी यही चीज़ कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि. तो अहम ब्रह्मास्मि तो यू आर द अल्टीमेट रियलिटी. एक बहुत अच्छा स्टोरी है, एक साउथ इंडियन क्वीन थे, माधुलसा. तो वो अपने बच्चे को बचपन से ये सुनाते थे, तो तत्तमसी, यू आर द अल्टीमेट रियलिटी. तो आप बताइए कितने पेरेंट्स उस तरह से सोचते हैं? नहीं सोचते हैं. तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स का है, और पेरेंट्स को सोचना है कि ग्रेड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ओवरऑल वेल बींग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये चीज़ डिसाइड करना है पेरेंट को. और मुझे लगता है कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है जो ओवरऑल वेलबींग नहीं चाहते होंगे, खाली उनको ये रास्ता पता नहीं है. और कई बार पता भी होता है तो बाहर पे जो एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है वो भी आ जाते हैं, बट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है पेरेंट्स का, ये चीज़. आपने ग्रेड और ओवरऑल वेलबींग की बात करी. ग्रेड और ओवरऑल वेलबींग का तो आपस में कोई कंपैरिजन, ग्रेड अच्छा ना भी हो और हम्म. बच्चा अगर ही इज क्वाइट फुल Yes. अपनी उसमें, तो वो अपने आप ही ग्रो करता है, सक्सेसफुल होता है. जैसे आपने बोला बहुत कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स की ये एक्सेप्टेंस नहीं है. कहीं पर बच्चे को शुरू से रोका जाता है, Yes. तो वो अपनी चीज़ों को फुली नहीं रख पाता है कि उसे करना है, नहीं करना. और इवन जब जैसे ये सुसाइड केसेस ही हैं, क्या ये किसी को, क्या पेरेंट्स को, क्या टीचर्स को, क्या एकेडमिशियंस को जो कॉलेज में इतने बड़े बड़े प्रीमियम नामों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो नोट नहीं कर पा रहे थे उस बच्चे में? क्योंकि बच्चा तो उसमें खो गया खो गया. राइट. और उसने एंग्जाइटी में, Yes. अपने आप को फेलियर समझने में, या प्रेशर ना लेने में, या उस चीज़ को ना करने में अपनी जान दे दी. बिल्कुल. देखिए, ये इतनी जो केसेस है सुसाइड के, तो दिस इज़ द हाई टाइम कि हम लोगों को कुछ करना है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सोसाइटी ने कुछ नहीं किया, इसी का नतीजा है कि इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं. अगर अब भी हम लोग नहीं जागेंगे तो आगे का जो फ्यूचर जो जनरेशन है, और इतने केसेस ना हो, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है. तो दिस इज़ द हाई टाइम. और आज के दुनिया में तो इतने सारे फील्ड्स हैं, तो बच्चे उसमें भी एक्सेल कर रहे हैं. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन IITs में नहीं हुआ है, लेकिन गूगल में काम कर रहे हैं, अच्छे पैकेजेस उनको मिल रहा है. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो ये माइंडसेट की बात है, और पेरेंट्स को या जो भी उनके गार्जियंस है, सबको माइंडसेट के ऊपर ध्यान देना ही है. करेक्ट कि एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है सोसाइटी में, और वो स्टार्ट होएगी पेरेंट्स, एक बच्चे के अंदर भी. आज बच्चों को भी एक ये बहुत बड़ा एक मैसेज है शायद हम लोगों की तरफ से, कि अगर आप नहीं करना चाहते तो देयर इज़ अ वे टू टेल. आप बता सकते हैं कि हम ये नहीं कर सकते. आप किसी को भी कॉन्फिडेंस में लेकर ये चीज़ कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ गिविंग. कोटा इज सेड टू बी अ स्टेट ऑफ सुसाइड.
जहाँ पे इतना बढ़ता जा रहा है प्रेशर, और आप वहाँ के कंडीशंस भी अगर अंदर जाके देखें, बच्चा एक आउटकम के लिए काम करता है, एक सक्सेसफुल ब्यूटीफुल लाइफ वेयर ही हैज़ दैट अ मैंशन एंड ही हैज़ 5 नंबर डिजिट नंबर सैलरी और सब कुछ। लेकिन चलिए, पहला उसका एक माइलस्टोन होता है कि मैं ये पेपर क्रैक करूं, फिर मैं प्रीमियम कॉलेज में जाऊं। क्या वो प्रीमियम कॉलेजेस में वो एनवायरनमेंट है जो हमारे बच्चे को एक ग्रोथ दे सकता है? देखिए जो उस इसके बाद वाला जो लाइफ है वहाँ पर भी चैलेंजेस है। तो बच्चे अगर चैलेंज को नहीं मतलब एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को सीखना है, क्योंकि आईआईटी का एग्ज़ाम के बाद भी, आईआईटीज़ में जाने के बाद भी, ये प्रीमियम कॉलेजेस में जाने के बाद भी वहाँ पर भी चैलेंजेस है। लेकिन उस चैलेंजेस को मैनेज करने का या हैंडल करने का जो उनका जो टेक्निक्स है उसको बहुत पहले से बच्चे को लर्न करना चाहिए या पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। देखिए, एनवायरनमेंट, परफेक्ट एनवायरनमेंट कहीं आपको ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर प्रायोरिटी पहले से सेट है तो एक बच्चे का मन में अगर प्रायोरिटी सेट है तो कोई भी एनवायरनमेंट में उनको उस हिसाब से वो सारी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये चीज़ है। और ऐसा जो चीज़ आप अभी कह रहे हैं, तो ऐसे देखा गया है कि जैसे आईआईटी गुवाहाटी में भी इस तरह के केसेस हुआ है। बट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आईआईटीज़ नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, या उनका एनवायरनमेंट भी नहीं है, क्योंकि बच्चे के मन में सबसे बड़ी बात है प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, किसी ने उनको सिखाया नहीं है। इसीलिए बच्चा वहाँ पर होपलेसनेस अपना हेल्पलेसनेस महसूस किया। तो ये चीज़ है। तो ये बहुत पहले से ही उनको सिखाना है कि कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए। स्कूल में हम नहीं सिखा पाते, तो आगे कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हम इस चीज़ को एक बच्चे में इक्विप करें, ये नॉलेज दें, उनको मोटिवेट करें। आपको पता है, जब बच्चा 16 घंटा पढ़ रहा है, तो उसको 1 घंटा एक ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज करें। क्या ये सिस्टम फॉर्मेट इन प्रीमियम कॉलेजेस का, जहाँ हम इतने बड़े-बड़े एकेडमिशियंस देखते हैं जिनको बच्चों की साइकोलॉजी पे, देखिए, एक तो डोमेन नॉलेज तो है ही जो भी करा रहे हैं, बच्चे की तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके करिकुलम में, एकेडमिक्स में ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं? एक काउंसलिंग, जब बच्चा इतने प्रेशर में पढ़ रहा है, सी देयर इज़ अ प्रेशर, आई विल नॉट से देयर इज़ नो प्रेशर। बच्चा प्रेशर ले पाता है या नहीं ले पाता, दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बच्चा अगर प्रेशर ले पाता है फिर भी एज़ अ मदर मैं उनके तो कॉलेजेस की भी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, कॉलेजेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काउंसलिंग का वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी होता है, लेकिन एक बच्चे का माइंडसेट का जो डेवलपमेंट होता है वो एक सर्टेन एज में ही होता है। एक सर्टेन एज पे बच्चे का माइंडसेट का डेवलपमेंट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ जितना अर्ली हम लोग स्टार्ट करेंगे, माइंड ट्रेनिंग, आप देखेंगे कि हमारे स्कूल के करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन है, माइंड ट्रेनिंग के बारे में कुछ है ही नहीं। जबकि हमारी जो ट्रेडिशन में माइंड ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक सर्टेन लेवल के बाद जब कोई कॉलेज, मतलब प्रीमियर कॉलेजेस में जा रहा है बच्चा, तो वो टाइम पीरियड जो है उसको काफ़ी अर्ली एज में ये चीज़ सीखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ सीखने का भी एक एज होता है। तो इट इज़ बेटर कि हम जितने अर्ली स्टेज में स्कूल एजुकेशन में ही इस चीज़ को हम लोग इनकॉर्पोरेट करें। आप फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं तो ऐसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस देखती हूँ जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के नाम पे भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। बच्चा डमी क्लासेस लेकर +2 करता है। क्या ये सेटअप में हम बच्चे के माइंड, बच्चे की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और दामी जो स्कूल्स है, इसको बहुत सारे पेरेंट्स ही है जो ऑप्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं, क्योंकि स्कूल का एक रोल होता है। बच्चे जब स्कूल में जा रहा है, वहाँ पर सब लोगों से मिल रहा है, वहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ सीख रहा है, वो चीज़ नहीं हो पाता है। बट ये चीज़ को कौन ज़्यादा मतलब इनकरेजमेंट किन की तरफ से मिल रहा है? पेरेंट्स की तरफ से। तो डामी स्कूल में कह रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। हम फिर उस पॉइंट पे आएंगे। 50 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ इंडिया छोड़ के बाहर पढ़ना जाना चाह रहे हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। हम कंपटीशन में नहीं आना चाहते। उनके दिमाग में भी एक है कि हम अगर आईआईटी करेंगे या ये प्रीमियम टियर 1 जो कॉलेजेस हैं उनमें जाएंगे, नहीं तो इससे अच्छा है हम ओवरसीज चले जाएं। हाँ, बिल्कुल।
तो ये कंपटीशन, क्योंकि हमारे पास इतना बैंडविड्थ ही नहीं है कि हम अपना 1.5 लाख बच्चे को सीट दे सके। जब अगर हम अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा पाएंगे, सीट्स होंगी, अच्छे कॉलेजेस होंगे, तो हमारे सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारे एजुकेशन सिस्टम को कुछ ऐसा पॉइंट पे भी काम करना चाहिए। हम बच्चे के प्रेशर पे तो चलिए काम करेंगे, बट एक एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तो बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से काम करेगा। हाँ, देखिए जैसे कि है कि आईआईटीज़ के जो नंबर ऑफ़ आईआईटीज़ अभी पहले से काफ़ी बढ़ चुका है, ऑलरेडी कम हो रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज़ और भी जो डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स है, इसके ऊपर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉलेजेस है वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे जो सरकार है वो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबको सारे लोग ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है, सब लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो बट हम लोग क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, हम लोग को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। जॉयदीप जी, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा उस वेल में जा रहा है? एक दिन का तो नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पेरेंट्स को या सोसाइटी को ऑब्जर्व करनी चाहिए कि बच्चा उस वेल में गिरता जा रहा है, धीरे 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 एक्सट्रीम एंड होता है सुसाइड। बट वो पहला स्टेप क्या होता है कि हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकें? सबसे पहला जो स्टेप है कि ये देखा गया है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, एक विथड्रॉल टेंडेंसी देखा गया है। यस, अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। और काफ़ी मतलब ऐसा भी चीज़ देखा गया है कि जो बच्चा पहले सबसे घुल मिल के बातें कर रहा था, वो धीरे धीरे साइलेंट हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनका जो दुख है कोई नहीं समझ पाएगा। अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कह पाता है। उनको ये लगता है कि अगर पेरेंट्स को भी वो बताने का कोशिश करेगा, शायद वो लोग नहीं मानेंगे। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उनमें बिहेवियरल चेंज क्या आ रहा है। अगर कोई विथड्रॉल टेंडेंसी आ रहा है तो उस चीज़ को तुरंत हमें आइडेंटिफाई करके बच्चे से बात करना चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग करना चाहिए। और हमें ये चीज़ को भी देखना है कि अगर एकेडमिकली वो प्रेशर को नहीं झेल पा रहा है तो इट्स ओके। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कुछ दिन के लिए तो उनको रिलैक्स रहना है कि क्योंकि देखिए, अगर कोई चैप्टर अगर छूट भी जा रहा है तो रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में कोई आ गया, क्योंकि जब भी प्रैक्टिस होता है तो कभी मार्क्स अच्छा होगा, कभी मार्क्स कम भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स आ गया तो कुछ आगे कुछ नहीं होगा। तो बट धीरे धीरे बच्चा, ये भी देखा गया है कि टेस्ट देने का जो टेंडेंसी है ये भी कम कर देता है, वो भागता है, सारी चीज़ को अवॉइड करता है। तो जो अवॉइड करने का जो टेंडेंसी है, इसको भी हमें देखना है, तुरंत हमें बात करना है बच्चे से। आपने बच्चा हर जगह से अपने आप को विड्रॉ करने की जो बात करें, क्या अगर बच्चा चाहे, ये आपका सजेशन, आप 20 years एक्सपीरियंस इनटू दिस, बच्चा अगर सेकेंड ईयर में भी चाहे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, या पेरेंट्स को कि ठीक है, एक सपोर्ट है कि वी आर देयर, एक सपोर्ट है ओके यू विड्रॉ। आप उन दोनों में से हमारा क्या पॉइंट, किस तरीके से हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। पिछले साल का एग्ज़ाम्पल है। मेरा एक स्टूडेंट था जो नीट के लिए तैयारी कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक दिन क्लास में बहुत माइम्स बैठा हुआ था। तो जैसे मैंने पूछा कि बेटा क्या बात है, तो उसने बताया कि सर मुझे ना नीट नहीं देना है। तो फिर मैंने पूछा कि आपको फिर क्या करना है, कि मुझे तो लॉयर बनना है, मुझे क्लैट का एग्ज़ाम देना है। तो मैंने यही बताया, बेटा क्या दिक्कत तो कुछ नहीं है, आप क्लैट का एग्ज़ाम आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन में भी तैयारी होता है। तो ये बात तो उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा नहीं लगा था। तो फिर पेरेंट्स को भी समझाया गया कि बच्चे के ऊपर आप प्रेशर मत डालिए। तो पेरेंट्स की समझे चीज़ को, और उस बच्चे ने क्लैट में उनका रैंक था 27। तो उसने अपने आप को मेडिकल से हटा के, पेरेंट्स ने विलिंगली तो नहीं थे, उनको अच्छा नहीं लगा था कि क्योंकि उनको ये लगा था कि नीट ही मतलब गोल है, तो क्यों बच्चा फिर वो डेविएट क्यों करेगा। तो फिर उनको पेरेंट का भी जो काउंसलिंग का बहुत ज़रूरी है, यानी बच्चे से भी मैं मानता हूँ ज़्यादा ज़रूरत जो है पेरेंट का काउंसलिंग। तो पेरेंट को समझाया गया सारी चीज़, तो उनको समझ में आया, और एट द एंड ऑफ द डे उस बच्चे ने बहुत अच्छा किया। क्लैट का एग्ज़ाम में 27 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक।
वंडरफुल। तो उस बच्चे को तो आप जैसा एक मेंटर मिल गया, बट ऐसे कई बच्चे होते हैं जो नहीं अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉइस अप कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उस रेस में, उस डेली एक्टिविटी में इतना इंग्रॉस हो जाते हैं, पेरेंट्स के विशेस, ड्रीम्स फुलफिल करने में, या एक सोसाइटल स्टेटस अचीव करने में, क्योंकि हमें लगता है कि हो नहीं रहा, दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, बट ये पता होता है ये हमारी कॉलिंग ही नहीं, ये मैं कर ही नहीं सकती। अब आज आप मुझे बोले कि टेक्नोलॉजी का कोई कोड कर लीजिए, तो मैं नहीं कर सकती, मगर मेरे में कुछ और है, लेकिन शायद मैं 10 साल 15 साल पहले ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकती थी। तो उसमें कैसे, और बच्चे को मार्क्स कम आने पे पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, डांटना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, तो क्या सिस्टम रहना चाहिए उसके लिए भी? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स जब डांटते हैं कम मार्क्स आने से, तो इसके पीछे 2 रीजंस आर देयर। एक तो वो अपने अंदर जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो उसी का रिफ्लेक्शन है। दूसरी बात ये होता है कि हमारे जो ब्रेन है उन नेगेटिविटी बायस्ड है। मतलब जैसे बच्चे ने अगर बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा किया, कोई एक सब्जेक्ट में अगर कम आ गया, तो हमें वो कमी दिखता है, क्योंकि ब्रेन वही चीज़ को, जो नेगेटिव चीज़ है उसी को पहले पिक करता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप डांटेंगे तो इससे क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या है, पेरेंट्स को ये सोचना है। जैसे मैथ्स में एक बच्चा अच्छा नहीं कर पाया, तो अगर एज ए पेरेंट मैं बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट दिया, तो इससे क्या होने वाला है, बच्चे तो और भी डर जाएंगे, और एक फियर, एक फोबिया क्रिएट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, अपने फेलियर को फिर मतलब ये डांट के साथ फिर जोड़ देंगे कि मैं कभी फेलियर अगर हो जाऊंगा तो मुझे डांट मिलेगा। तो अगर डांट मिलेगा तो फिर वो कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका मन में ये फियर ऑफ फेलियर और ज़्यादा बैठ जाएगा। इसके बजाय अगर हम लोग उनको ये सिखाए कि ठीक है, आपका ये मार्क्स कम आया है, कोई बात नहीं, आपका मैथ्स कमज़ोर है, आप कमज़ोर नहीं हो। जो आइडेंटिटी का जो बात अपने पहले भी कहते थे कि जो सेल्फ टॉक है, जो हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है उसमें से एक सेल्फ टॉक है, एक हमारा विजुअलाइजेशन है। तो सेल्फ टॉक को भी चेंज करना है, पेरेंट को भी चेंज करना है, बच्चे को भी चेंज करना है कि ठीक है, मेरा मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग कम है, मैं कम नहीं हूँ, ये चीज़ है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है हर पेरेंट को जानने की, क्योंकि हम सोचते हैं मेरे घर का ही इंसिडेंट है, बच्चे का 12th का रिजल्ट आया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो बात आई, अब क्या करेगा तू, अब तो कुछ नहीं मिलेगा, अब तो तेरे लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा अ, एक उस जोन में चला गया कि उसको लगा कि अब तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा मेरा, अब तो मैं आगे कुछ सक्सेसफुली कर ही नहीं पाऊंगा, तो एक बैरियर सा ड्रॉ हो जाता है। यस, तो उसका भी दिमाग और हर चीज़ वहीं रिस्ट्रिक्ट और क्लोज्ड हो जाता है। यस। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि कमज़ोर आपका सब्जेक्ट है, आप मैथ्स है, आप नहीं है। आप नहीं हो। और जो न्यूरोसाइंस तो यही कहता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से हमारा ब्रेन जो है वो हमेशा वो चेंज हो रहा है। ब्रेन का जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो न्यूरो कनेक्शन है, जिस हिसाब से हम लोग काम करेंगे उस हिसाब से चेंज होगा। अगर मैथ्स आज कमज़ोर है, अगर बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार अगर प्रैक्टिस करेगा, तो बिल्कुल वो भी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू साइंस है, ये साइंटिफिक रियलिटी है, इस चीज़ को हमें मानना है। बट बहुत लोगों को यही मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट का काउंसलिंग सबसे पहले होना चाहिए। उनको बहुत चीज़ पता ही नहीं है, ये चीज़ है। ये हायरार्की कैसे टूटेगी हमारे सिस्टम की, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट्स एंड सी, यही सबसे बड़े बेस्ट टेकिंग इन टर्म्स ऑफ पेचेक्स एंड एवरीथिंग सक्सेसफुल प्रोफेशंस हैं। देखिए, ये घुटना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये घुटना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चीज़ को समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और वो प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स, और बिल्कुल वो बच्चे का जो मन है, जो टैलेंट के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, वो उसी लाइन के लिए बच्चों को कह रहे हैं कि ठीक है, आप ये कर लो। और दूसरी बात है, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा पढ़ाई किस लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है, अल्टीमेट गोल क्या है, सक्सेस अल्टीमेट गोल है या हैप्पीनेस है? अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूँ तो आप क्या बताएंगे? ऑब्वियसली सबसे बड़ा गोल हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है, राइट। और उसमें ये रहता है कि सक्सेसफुल और हैप्पीनेस को हम
ओवरलैप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल होंगे तभी खुश रह सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़ नाउ। यस, जैसे कि पहले ये मानना था कि पहले हार्ड वर्क, उसके बाद सक्सेस, उसके बाद हैप्पीनेस। अब ये चेंज हो चुका है कि अगर बच्चा खुश रहेगा तो हार्ड वर्क करेगा, फिर सक्सेस भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हैप्पीनेस है, उसके बाद आएगा आपका हार्ड वर्क, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आ जाएगा। समझ आई थिंक यू फील दैट क्योंकि आजकल हमारे 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से। मतलब हम चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्टली उनके लिए क्यूरेट बना के उनको दिया जाए, इसलिए भी उनको आदत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि उनके जो डिज़ायर था, उनका जो ड्रीम्स था, उसका फुलफिलमेंट बच्चे के थ्रू हो। ये चीज़ है। बट एक चीज़ देखना है कि बच्चे के मन में और या बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ है, बच्चा किस किस चीज़ के लिए आया है। मैं फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि पर्पसफुल होने का। क्योंकि एज़ ए पेरेंट अगर हम लोग कुछ भी चीज़ बच्चे को कहते हैं कि आपको ये चीज़ बनना है, क्या मुझे ये पता है कि बच्चा सचमुच ये बनना चाहता है या नहीं चाहता है? तो जब तक हम लोग इस चीज़ पे का एनालिसिस इसका नहीं करते हैं और नहीं करके अगर बच्चे को कुछ भी हम बोलेंगे तो वो बर्डन महसूस करेगा। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कंपटीशन हम बचपन से ही शुरू कर देते हैं घर में ही, नंबर पे, काम पे। ये तो सिबलिंग्स होते हैं तो भी बोलते हैं भैया के बड़े अच्छे नंबर आए। यस, तो मेरे ख्याल से सारा बचपन नंबर में ही खो जाता है। यस, तो उनके पास वो पॉइंट ऑफ थिंकिंग, चाइल्डहुड, वो सब बहुत जल्दी खो जाता, इट्स लॉस्ट समवेयर। यस, तो वो पेरेंट्स बचपन से, और बच्चा भी फिर उसी रेस में, उसी चीज़ की तरफ, उसी सीढ़ी के ऊपर चल उसको लगता है कि पेरेंट का तो स्माइल ही तब आता है जब मेरा 95% आता है। हम नंबर की रेस को, नंबर के पॉइंट को कैसे काटें? देखिए इसमें नंबर के जो पॉइंट्स है इसको काटने का एक ही तरीका है, एक बिग पिक्चर व्यू होना चाहिए। हम लोग सारे चीज़ को बहुत ही शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं क्योंकि हम उसके आगे देखना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं कि आगे का लाइफ क्या होगा। अभी तो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा के बच्चे को इंजीनियरिंग में भी क्वालिफाई कर लिया, एक ऐसा स्ट्रीम ले लिया जिसको पढ़ना नहीं चाहता है, उसके बाद क्या होगा। तो हमेशा में बिग पिक्चर जो है उसको देखना है, बिग पिक्चर व्यू को। और ये चीज़ अगर हमें क्लियर है कि बच्चा इसमें खुश नहीं होगा, तो एज ए पेरेंट अगर हम उसको फोर्स कर रहे हैं तो कहने की हम गलती कर रहे हैं, इस चीज़ का एहसास भी होना चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ये एहसास ही नहीं, पेरेंट्स का नहीं है। सोसाइटी में भी ये ट्रेंड बना हुआ है, उसी नज़र पे देखा जाता है। बट मेरे हिसाब से ये क्राइम है। अगर हमारे इस सिस्टम के वजह से अगर बच्चे सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो क्या एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? तो ये क्राइम है। जो बच्चा जो चीज़ नहीं पढ़ना चाहता है, आप उनको कुछ साल उसी चीज़ को लेके मतलब आप फोर्स कर रहे हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। इमोशनल वेलबींग के लिए ठीक नहीं। तो आपकी नज़र में टू पुट अ चाइल्ड, इट्स अ हीनियस क्राइम कि हम बच्चे की लाइफ के साथ, इट्स ऑब्वियसली किलिंग देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, देयर ग्रोथ। तो इसमें जब कंपटीशन की हम बात करते हैं, कंपटीशन सिर्फ एक घर में नहीं, आपके काउंटर पार्ट, आपके क्लासमेट, उसके नंबर, इसके नंबर, उसने जेई कर लिया, उसने, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम बेस पेरेंट्स इनग्रेन करते हैं बच्चों के अंदर। यस, हाँ, ट्रांसफ़र करते हैं कि जो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा ले लेता है और फिर इन सब सर्कमस्टांसेस में उलझ जाता है। बिल्कुल। बट आपने जो पर्पसफुल लाइफ की बात करी, यस, वो कहीं पर लॉस है। हम सक्सेसफुल बनने की बातें रास्ते करते हैं, पर्पसफुल बनने की बातें नहीं करते। बिल्कुल बातें नहीं करते हैं। हमारे जो इंडियन कल्चर है इसमें इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स है और हमारे जो मुनि ऋषि ने जो कह के गए हैं, मतलब वो चीज़ हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इतना सफ़र कर रहे हैं। नहीं तो आप एक चीज़ समझिए कि पहले हमारे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बाहर से आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो क्या उस समय हम पीकते नहीं थे एजुकेशन में? थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ सिखाया जाता था। उसके कंपैरिजन में अगर आप आज देखेंगे तो इतनी सारी चीज़, आई डोंट थिंक इतनी सारी चीज़ सिखाया जाता है। जो होलिस्टिक अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ है। तो आपको एजुकेशन में स्कूल से
कहाँ पे आप कुछ चेंजेस पेरेंट्स 3 सेगमेंट से बात करते हैं, पेरेंट्स, बच्चे और हमारे सिस्टम में आप क्या सजेस्ट करते हैं विद वन लाइनर्स की हमें ये चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, वी विल बी अ बेटर डेवलप्ड नेशन, वी विल हैव बेटर citizens to the country, we'll have better adults to the country, we'll have people who will become a growth activator to the country. तो इन तीनों सेगमेंट्स पे, क्योंकि ये 3 इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले ये चीज़ है, एक बेटर सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना अपने लाइफ के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी बच्चा सोचे। आप देखेंगे जो बहुत सारे बच्चे हैं करियर ओरिएंटेड होते हैं, वो अपने सोसाइटी के लिए बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अपने बारे में सोचते सोचते उनको अपने पेरेंट्स के बारे में भी आगे जाके नहीं सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा सिटीजन होना चाहिए, बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली देखिए सक्सेसफुल होने के लिए खाली एकेडमिक्स ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे कंपनीज़ है जब ये कैंपसिंग में वो एकेडमिक रिपोर्ट्स को ज़्यादा नहीं देखते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया है, बट मार्क्स को उस समय कैंपसिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दिया जाता है। मैं सारी कंपनीज़ का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कंपनीज़ है। तो बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर क्या पोटेंशियल है, वो कैसे प्रेशर को हैंडल कर सकता है, टीम वर्क कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ देखा जाता है। तो एक बहुत अच्छा सिटीजन बने, ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए स्कूल को। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्कूल में देखिए ये कभी नहीं मानना चाहिए कि बच्चे के अंदर कुछ नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो अगर इस मेंटालिटी के साथ टीचर क्लासरूम में टीच कर रहा है कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, टीचर का काम है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करना, स्कूल का काम है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करना। तो सबसे पहले तो ये बिलीव होना चाहिए कि सारे बच्चे के अंदर ईच स्टूडेंट इज पोटेंशियली डिवाइन। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज, मेंटल शिफ्ट आना चाहिए। परफेक्ट। हर एक बच्चा एक टैलेंट, एक एबिलिटी के साथ यहाँ आया है, उसको नर्चर करके मैनिफेस्ट करना हम सबका ये रोल रहना चाहिए। उसके फ्रेजाइल नेटिव ईयर्स से जब तक वो बड़ा होता है, एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं, when they start coming in their childhood of in their 8 9, जब थोड़ा सा बच्चे को समझ आती है किस तरीके से पेरेंट्स ये बच्चे में वो चीज़ें अपने एंजॉय करें कि हम उनको एक डिसीजन लेने का, राइट रॉन्ग आइडेंटिफाई करने का, क्या वो चाहते हैं क्या नहीं चाहते, उसको एक्सप्रेस करने का बच्चों में क्या क्वालिटी है, क्या उनको इनकलकेट करना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ कि जैसे क्लासरूम के अंदर, मेरे क्लासरूम में मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा हमेशा मुस्कुरा के रहे, जो कि थोड़ा अनकन्वेंशनल है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक बच्चा खुश नहीं रहेगा तो सीख भी नहीं पाएगा। क्योंकि एक पॉजिटिव इमोशन के साथ अगर लर्निंग को हम लोग जोड़ देंगे, वो चीज़ बहुत दिन तक याद रहता है। आप यहाँ करके देखिए, जो टीचर्स हमें एक अच्छा मेंटल स्टेट क्रिएट करके पढ़ाते थे, उनका पढ़ाया हुआ चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रहता था। तो एक मतलब लर्निंग को भी एंजॉय करना है, तो वो एन्जॉयमेंट अगर होगा क्लासरूम के अंदर, तो बोरिंग बच्चा नहीं फील करेगा, तो कोई प्रेशर भी नहीं फील करेगा। और जैसे कि इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है कि ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट, तो इसमें देखा गया है कि जो कुछ बच्चे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंजॉय करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो खाली आउटकम के प्रति उनका नजर रहता है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, वो जो प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसको एंजॉय नहीं करता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी बच्चा एंजॉय करे, और उनके अंदर और भी क्या क्या यूनिकनेस है, इनोवेटिव वेज है, वो हमें पूछना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का बात ज़्यादा सुनना चाहिए, वो लोग क्या बोल रहे हैं, तभी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। Perfect. Listening is certainly a very important skill, part of communication. आपने बात किया मुस्कुराने की, कैसे मुस्कुराए बच्चा जब आप 16 घंटे उसको क्लासरूम में लेकर बैठे रहते हैं और 16 घंटे में उसको पता है कि हर साल जेई का पेपर, या इस बार हमें 12th का देखा, फिजिक्स का पेपर, 10th में देखा, मैथ्स का पेपर का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो वो बच्चा मुस्कुराए कैसे जिसमें आप उसको मुस्कुरा
अगर वो आके सामने बोलने से मुस्कुरा रहे, लेकिन इंटरनली जब उसको पता है उसने सारा दिन किताब के अंदर रहना है, सिर्फ किताब ही एक लाइफ पूरी है बच्चे के लिए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि किताब के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि बहुत सारी किताब के थ्रू अपने आंसर्स को ढूँढ रहे हैं और कई बार वो टीचर्स के जो क्लास है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे भी देखा गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉपिक है वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि कोई भी एक अच्छा टीचर हो, उनका काम ही यही है कि वो चीज़ को बड़े सिंप्लीफाइड वे में सिंप्लीफाई करके क्लास में बता रहे हैं। तो बच्चा अगर टीचर को अच्छी तरह फॉलो करे तो उनका ज़रूरत नहीं है। ये प्रेशर तभी क्रिएट होता है जब बात हमें मालूम ही ना हो कि क्या चीज़ पढ़ना है, तो क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, ये टीचर बेहतर जानते हैं। एसपीएस जो टीचर है, तो टीचर का बात को अगर अच्छा फॉलो करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे बुक्स के अंदर ज़्यादा टाइम बिताने की ज़रूरत होगा। डेफिनेटली कोशिश तो करना है, बट थ्योरी ये सारी चीज़ समझने के लिए टीचर को ही फॉलो करना चाहिए, तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। 4 साल जेईई की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन, क्या आप इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं कि बच्चे को 9 स्टैंडर्ड से स्कूल के बाद XYZ, मैं नाम नहीं लूँगी, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इस जहाँ पे बच्चा स्कूल का बैग लेकर ही जाता है और लंच भी साथ में लेकर जाता है और वहाँ जाके 4 घंटे की फिर काउंसलिंग कोचिंग क्लास लेता है, क्योंकि उसने 4 साल बाद जेईई एंट्रेंस देना है या नीट का एंट्रेंस देना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो क्या ये सही है? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा 9th में है, उस समय से अगर जेईई का तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें दोनों चीज़ है। एक चीज़ है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर सकता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए अगर थोड़ा-सा हायर लेवल का चीज़ कोई बच्चा देख रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि बियॉन्ड द सिलेबस क्या चीज़ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में देखना अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके कि आईआईटी जेईई क्वालिफाई करना है इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो अगेन ये एक अंडर कंपल्शन होगा। अगर इंटरेस्ट के लिए बच्चा थोड़ा हायर लेवल का चीज़ पढ़ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक कंपल्शन में पढ़ना, ये हैम्पर करता है बच्चे का जो स्टडीज़ को भी, सब्जेक्ट के प्रति जो इंटरेस्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने तो ये क्लास में भी देखा है कि जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उनको लगता है कि हाँ, मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन आगे और भी बहुत कुछ है, तो उस चीज़ को ठीक से फोकस ही नहीं कर पा रहा है। या जो भी चीज़ पढ़ा था उस समय के लिए पढ़ा था, लेकिन बाद में वो उस चीज़ को याद ही नहीं है, तो फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर लेने का ज़रूरत है ही नहीं। आउट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो देख सकता है, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 9th से प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया तो नहीं। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया, जो भी बाद में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। कुछ जेईई और इन एंट्रेंस एग्जाम्स का लेवल भी कॉम्पिटिटिव वाइज थोड़ा सा कम करना चाहिए। ऑलरेडी ये कम काफ़ी, मतलब आप देखेंगे कि बोर्ड लेवल के साथ ही, मतलब बोर्ड लेवल से मैं कहूँगा थोड़ा सा ही ज़्यादा इनका लेवल हो रहा है। जैसे नीट एग्ज़ाम में जो बच्चा बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा है, नीट का जो एग्ज़ाम है उसका लेवल भी उस हिसाब से, अगर आप कोई बच्चा बोर्ड की पढ़ाई कर रहा है तो नीट में भी अच्छा कर सकता है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को जानते नहीं हैं, या तो उनको इस तरीके से दिखाया जाता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा टफ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक लोगों को नहीं डराया जाएगा, तब तक मैं कहूँगा एक जो कमर्शियलाइज़ेशन भी हो गया है चीज़ का। एक्चुअली सिलेबस जो है बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड है। इवन क्या जेईई मेन का भी आप देखेंगे जो क्वेश्चंस है, हाँ, एडवांस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस वहाँ पर भी सिलेबस से ही आ रहा है। अगर बच्चा अपना जो फंडामेंटल्स अगर क्लियर है तो वहाँ पर भी अच्छा करेगा। लेकिन ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतने ज़्यादा जो बर्डन जो हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू इग्नोरेंस। सारी चीज़ सिलेबस ओरिएंटेड ही पूछा जा रहा है, नॉट बियॉन्ड द सिलेबस। जो आपका सिलेबस में है उसको थोड़ा और डेप्थ पे पढ़ने का ज़रूरत है, तो बिल्कुल सिलेक्शन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि विदाउट प्रेशर। विदाउट प्रेशर, यस, विदाउट। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज़ को समझें कि इट्स नॉट अ हैवॉक। बच्चे
इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू एम्फसाइज कि अच्छा बच्चा अगर डेवलपमेंट सोच के रोज पढ़ रहा है तो ग्रोथ है। अगर एक स्ट्रेस लेकर पढ़ रहा है कि मेरे को पेपर क्लियर करना है तो वो ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परफेक्ट, दिस इज अ वेरी नाइस सेइंग व्हिच आई रियली। एक हमारे क्या अगर मेरा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना तो क्या वो फेलियर है? क्या वो कुछ नहीं बन पाएगा? आप इस इंडस्ट्री में 20 साल से हैं, ऐसे इतने प्रोफेशंस, इतने बच्चे आपने देखे होंगे जो इस चीज़ को छोड़ के भी आज बहुत सक्सेसफुल है या मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं ऐसे-ऐसे बच्चा देखा हूँ कि जिन्होंने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना, देखिए बहुत सारे लाइन्स है, तो बाद में बहुत अच्छे पोजीशन में है लाइफ में। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखा जिन्होंने रिसर्च में गया, जिन्होंने और भी जो चीज़ है उसमें भी मतलब जाके तो सक्सेसफुल है। और डॉक्टर मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो बच्चा फेल्योर है, ये सबसे बड़ा, मैं फिर से कहूँगा, ये आउट ऑफ इग्नोरेंस हम लोग कहते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फेल्योर के साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ ये एक इवेंट हो सकता है, नॉट एज ए पर्सन कोई फेल्योर होगा। करेक्ट। अगर बच्चा नहीं अच्छा स्कोर कर पाया तो उसके लिए कुछ ना कुछ और भी है, बहुत सारी लाइन्स हैं। देखिए जैसे इकोनॉमिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अलावा भी अगर किसी का आर्ट्स में भी अगर इंटरेस्ट है, फैशन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ है। और अभी तो एआई का ज़माना है, बहुत सारे बच्चे हैं जो एआई में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए भी कोर्सेज है, अलग अलग बहुत सारे चीज़, एनिमेशन है। मतलब कहने का मतलब मेरा एक ही है कि फेल्योर ये जो टर्म है, इसको मुझे मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ को डिलीट कर दिया जाए। फेल्योर नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। और अगर फेल्योर अगर कोई मान नहीं रहा है तो ये परमानेंट नहीं है। लाइफ एक मैराथन रेस है, कोई 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है। ये चीज़ हमें याद रखना है। परफेक्ट एंड देयर इज ऑलवेज अ चांस टू गेट बैक यस। एंड लर्न। ये रेजिलियंस हमारे बच्चों में मिस होता जा रहा है कि हम दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाते हैं और हम उसी चीज़ में तो आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या अपना सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप अपने लाइक व्हाट यू एडवोकेट और व्हाट यू से कि हमें बच्चों के अंदर ये चीज़ें डालनी चाहिए, बच्चों के अंदर खुद ही ये चीज़ें आनी चाहिए कि आप अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए खुद थोड़ा सा जब एक छोटा जब है बच्चा, तो उसके अंदर खुद ये चीज़ नहीं आता है। उसको क्या करना है, थोड़ा हमें समझना है। मतलब अगर कोई टीचर है या कोई पेरेंट है, बच्चा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका जो मेहनत है उसको हमेशा रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप रिवॉर्ड देंगे उसी बिहेवियर को बच्चे रिपीट करता है। और जब बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, उनको डांटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बच्चा मेहनत कर रहा है और आपको मेहनत दिख रहा है बच्चे का, तो मार्क्स करना चाहिए। बच्चे का जो मेहनत है उसी को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, उसको उसका थोड़ा पीठ थपथपाइए, कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स कहिए, वही उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो ऑटोमेटिकली उनका जो सेल्फ इमेज है वो अच्छा बनेगा। ये चीज़ है। क्या इस पैटर्न को बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर लेगा कि रिजल्ट नहीं भी आता तो चल जाता है, कोई बात नहीं। मैंने इसको कई पेरेंट्स से बोलते हैं कि भाई ओवर ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट हम बच्चे को अगर वो बोलें कि तो बच्चा अपने पाथ से अपने गोल से डिविएट हो जाता है। नहीं, देखिए मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे ने और मेहनत किया, उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं आया, मैं बच्चे का मेहनत को मैं कहूँगा हमेशा आप उसको एनकरेजमेंट दीजिए मेहनत के लिए। ये बच्चे बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट है, बच्चे भी समझ जाएंगे कि आप किस लिए कह रहे हैं। अगर मेहनत को हम लोग एनकरेजमेंट दे रहे हैं तो बच्चा और मेहनत करेगा। ऐसा नहीं कि फेलियर अगर हम एनकरेजमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, तो हम फिर से फेलियर को ही अगर हाईलाइट करेंगे तो बच्चा मेहनत करना भी छोड़ देगा। और रियल सक्सेस तो मेहनत से ही आएगा। तो अगर आगे भी अच्छा करना है तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे सामने कंप्लेन करते हैं बच्चे के बारे में कि अच्छा नहीं कर रहा है। मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, बच्चा अच्छा करेगा। अल्टीमेटली बार-बार ये सुनते-सुनते बच्चे का मन में भी आ जाता है कि सर इतने बार सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और मैं इन रियलिटी देखा हूँ कि वो बहुत सारे बच्चे अच्छा किया और बाद में उनका मेरे पास मैसेजेस आया तो अच्छा लगता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कोई ना कोई होना चाहिए उसके लाइफ में, चाहे उनके फादर हो, मदर हो, कोई टीचर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कि एक उनको एनकरेजमेंट दे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए।
तो मैं यही कहूँगा पेरेंट्स को, उसको बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर योर चाइल्ड। दैट्स अ वेरी नाइस डे। घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर ज़रूर होना चाहिए जिससे बच्चा बिना झिझक आके बात कर सके, वो बैरियर्स, वो हर्डल्स क्रॉस कर सके, उसे सोचना नहीं पड़े कि मैं ये चीज़ क्या करना चाहता हूँ। क्या है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स बार बार ये किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं अपने, बच्चा भी एक इन्वेस्टमेंट ही हो गया इस प्रोसेस में। तो वो रिलेशनशिप ख़त्म होता जा रहा है कि हम अब बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहे हैं उसको। इसमें कई पेरेंट्स को मैं अपने आसपास भी देखती हूँ जो अपने बच्चों को फोर्सिबली चीज़ करा रहे हैं, और ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि तुम्हें करना है करो, नहीं तो कुछ ये कर लो। बिल्कुल। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी बिकम फ्लेक्सिबल टू गेट देम दिस। हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था, उन्होंने इंक्लूजन की बात की थी, तो बच्चे को एक इंक्लूसिविटी देनी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बात एक्सप्रेस कर सके। हम सोचते हैं उसे कुछ पता ही नहीं है, हम उसको अपने, तुझे नहीं पता वो ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा होगा। सो समवेयर आई थिंक दैट इज़ लैकिंग इन आवर। एक ये जो एक पार्टनरशिप है बच्चों और ये पार्टनरशिप है कि आप साथ साथ चलिए, आप समझें, एक दूसरे को देख कर चले। आई थिंक उसमें बच्चा भी पूरा ग्रो करता है और पेरेंट्स भी एज अ फैमिली यूनिट ग्रो कर पाती है, तभी हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल, जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करता था, नाना नानी, दादा दादी और भी रिलेटिव्स, तो एक ये जो माहौल है ये बच्चों को भी नहीं मिल रहा है। तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चे का वो जो इमोशनल जो वेलबींग है, इमोशनल जो सपोर्ट है, वो नहीं मिल पा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं बहुत कम हो जाता अगर बच्चे को पहले जैसा माहौल में ऐसा नहीं होता था। हम लोग बहुत कम सुनते थे कि ऐसा चीज़ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ हमें भी समझना है, इसलिए हमेशा बच्चे को इमोशनल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना ही है। आप सही कह रहे हैं, पहले नानी दादी होती थी तो बोलती थी नहीं करता तो छੱਡ दे। हाँ, सो आई ऑलवेज रिमेंबर नहीं कर सकते कुछ और कर लेगा। बट पेरेंट्स आजकल की कंपटीशन या सोसाइटी, एक तो मीडिया बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बच्चे का भी डिजिटल या टेक्नोलॉजी में जितना इन्वॉल्वमेंट है उसका रिलेशनशिप बाकी सब लोगों के साथ कम होता जा रहा है। सो दैट्स ऑल्सो वन मोर रीज़न। यस, So here we conclude. Thank you so much, Joyti. It was lovely and a pleasure having you. I think किसी एक बच्चे को भी अगर फ़र्क पड़ जाए तो हमारे पॉडकास्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है कि फेलियर आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है, आपका एक इवेंट हो सकता है। That does not mean to end your life or to get into it. आप छोड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। Life is beautiful. आप पर्पसफुली लाइफ को जिए। That's how I take it. क्योंकि स्माइल करने का, खुश रहने का रीज़न सिर्फ सक्सेसफुल प्रोफेशन नहीं है। सक्सेसफुल प्रोफेशन हर जगह बनाया जा सकता है। यू जस्ट नीड टू बी ड्रिवन टू इट कि आप करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।